हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, क्या दुनिया कहा में, प्रधानमंत्री विश्व ने? में। आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। तो इसका मतलब यह गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। दुनिया भर में युद्ध के वजह से आर्थिक तबाही आई है और भारत पर उसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। हर 24 घंटे बाद एक तरफ दुनिया में युद्ध का आकार बढ़ रहा है, ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता होगी, समझौता हो जाएगा, ये खबरें आती हैं, तब तक 2-4 मिसाइल और कहीं गिर जाती है। इसलिए अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि युद्ध कब तक चलेगा। और भारत में हर दिन पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस सिलेंडर और डीजल, इन सब का कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से यह कहा जाता है। और लोगों की तरफ से कुछ और वीडियोस ऐसे आ जाते हैं जो बेचैनी को बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर बीबीसी की तरफ से कोई खबर आ जाए कि भारत के पास केवल रणनीतिक तौर पर 5 दिन का ही खनिज तेल बचा हुआ है तो चिंता बढ़ जाती है। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए दिलासा तो बहुत दिलाया कि भारत में कोई मुश्किल नहीं है और विपक्षी दल के लोग पैनिक न फैलाएं तो सब कुछ बहुत चंगा है। और विपक्षी दल जो सवाल पूछ रहा है जनता के हक में खड़े होकर, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत सारी वीडियो आपने इंट्रो में छोटी छोटी देखी, उससे आप सैंपल समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आखिरी तक कितनी जरूरी बातें आने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ी वायरल वीडियो है अखिलेश यादव की, वो मैं आपसे साझा कराता हूं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू और बातचीत में उन्होंने जो बात कही, और उसी चैनल पर फिर बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, और फिर बीबीसी की रिपोर्ट जो देश के हर नागरिक को पढ़नी चाहिए कि क्या वाकई देश में बड़े मुश्किल हालात आने वाले हैं। इन सब पर सिलसिलेवार बात करेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि मामला बहुत गंभीर है, आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ। यही बात तो अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में कही कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से तुलना करते हुए सदन में क्यों यह बात कही। और पत्रकार जब मोदी जी की प्रवक्ता बनी तो उसका बहुत ही संयम, बहुत ही धैर्य, मृदु भाषिता, जो अखिलेश यादव की अपनी एक विशेषता है, उससे काउंटर करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से तुलना क्यों किया, और अगर कोरोना से तुलना किया तो इसका मतलब संकट तो गंभीर है, यानी गैस नहीं है, तेल नहीं है। ये वो सवाल है जो देश का आम नागरिक समझना चाहता है। इस क्लिप को जरा जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है। हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, क्या दुनिया कहा में, प्रधानमंत्री विश्व ने? में। आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। तो इसका मतलब यह गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्व गुरु बनना चाहते थे, आप विश्व गुरु नहीं बन पाए। अब इस क्लिप को देखने के बाद अब यह समझ पाए होंगे कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में, देश के विपक्षी दल में दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल, उसके नेता को यही तो जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के पक्ष में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल करे, मीडिया से सवाल करे और ये पूछे कि देश में ये जो हालात है इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है। और सरकार, प्रधानमंत्री और इस तरह के लोग जब जवाब न दे पाए तब चिंता बढ़ती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने उसी चैनल पर जो बातचीत की उस पर कुछ दिलासा दिलाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने ये कहा कि विपक्षी दल के लोग पैनिक फैला रहे हैं और इसी पैनिक से घबराकर जो लोग पहले कम तेल भराते थे वो अब सारे तेल भरा रहे हैं और जल्दी जल्दी तेल बढ़ रहा है, खपत बढ़ रही है, कमी नहीं है। पहले गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का एक हिस्सा सुन लीजिए। जो नागरिक अपनी गाड़ी में रोज 10 लीटर पेट्रोल डालता था वो आज पूरा टंकी फुल करा रहा है। तो इसके कारण कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एक दिन के लिए समाप्त होता है। इसी भाषण में अमित शाह ने यह बात माना कि दुनिया में वैश्विक संकट है, इसलिए भारत में भी वैश्विक संकट है, यानी अफवाह सब नहीं है। अमित शाह भी मान रहे हैं संकट है,
कल तक तो तुम्हारे नेता कह रहे थे कि अफवाह उड़ा रहे हैं, पूरा एलपीजी है, पूरा तेल है। अभी बीबीसी की ये रिपोर्ट कर रही है कि केवल 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार बचा हुआ है। ये सिलेंडर आ गया, इतना भरा हुआ है। स्ट्रेच ऑफ हार्बर्स से थैंक यू मोदी जी की इतने जहाज पास हो गए। अब तक सरकार कह रही है केवल 4। सरकार का एक बयान मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। पहले 2 तेल के टैंकर भरे हुए जहाज स्ट्रेच ऑफ हार्बर्स से पास हुए, फिर 2, बाकी 20 अभी वहां खड़े हैं। ये सरकारी बात है, सुनिए। कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड है इन दोनों पे। इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। इस प्रकार इन दोनों जहाज़ों के पर्शियन गल्फ से निकलने के कारण अब पर्शियन गल्फ जो वेस्ट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं। और इस सब के बावजूद जब तेल की कमी हो रही है, कितना भरवा देंगे गृह मंत्री अमित शाह जी? फिर से आप दरअसल चुटकुला सुना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि पहले लोग फुल टंकी करा ले रहे हैं इसलिए तेल कम हो जा रहा है। नहीं साहब, सिलेंडर पर क्या कहेंगे? एलपीजी तो भरा हुआ रहता है और एक आदमी के पास 1 या 2 कनेक्शन होगा, कहां से ले आएगा वो? इसलिए ये गृह मंत्री अमित शाह दुनिया के वैश्विक संकट को कम से कम मान तो रहे हैं। और उसके बाद थैंक यू मोदी जी कहना गृह मंत्री अमित शाह नहीं भूले। थैंक यू मोदी जी कहते हुए कहे कि भारत में तेल का दाम हमने नहीं बढ़ाया। और अपनी बातचीत में उन्होंने यहां तक कहा कि यूरोप में कीमतें बढ़ा दी गई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वियतनाम, पाकिस्तान, कंबोडिया, नाइजीरिया आदि सभी देशों में तेल के दाम बढ़ा दिए गए और भारत में 0 बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह की ये वाली क्लिप सुनने के बाद कल वाली मैंने इस पर विश्लेषण कर दिया है, फिर जोड़ देता हूं। गृह मंत्री जी, जब तेल का बैरल, कच्चा तेल लगभग आज से ज्यादा कीमत पर था, तब यहां पर तेल कम कीमत पर मिल रहा था भारत में, 60 से 70 के बीच में, $110 प्रति बैरल, और मिल रहा था 60 से 70 के बीच में, $104 प्रति बैरल अभी, और मिल रहा है 90 से 100 के बीच में। आप पहले ही कमा रहे हो। और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने वही झूठ दोहराया कि हमने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। तो एक्साइज ड्यूटी कौन पे करता है? एक्साइज ड्यूटी का सीधा फायदा तेल कंपनियों को जाएगा, अन्यथा आप डीजल और पेट्रोल के दाम घटाते। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया नहीं। थैंक यू मोदी जी। अरे भैया, आप ऑलरेडी बहुत बढ़ा चुके हो। दुनिया के जिन देशों का आप उदाहरण ले रहे हैं, वे देश अपने यहां तेल की कीमत इतना नहीं बढ़ाए हुए थे, अब पहले ही बहुत वसूल चुके हैं। और फिर भी आप ये झूठ बोल रहे हैं कि पर्याप्त तेल भंडार। अब आइए बीबीसी की इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताता हूं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास आपातकाल के लिए रखा गया रणनीतिक कच्चा तेल भंडार अभी सिर्फ 5 दिन की मांग पूरी कर सकता है। यानी किसी बड़े युद्ध, सप्लाई रुकावट या खाड़ी संकट की स्थिति में यह बहुत ही कम है। यह लेख आगे बताता है कि भारत कुल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ रखा। भारत की रणनीतिक भंडारण क्षमता 5.33 MMT है, लेकिन उसमें से सिर्फ 64% ही भरा हुआ, यानी 1/3 से ज्यादा भंडार खाली पड़ा है। बीबीसी की यह रिपोर्ट आगे एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको देगी। जो बीबीसी की रिपोर्ट न पत्रकार पढ़ता है, न वो सरकार के सामने माइक लेकर खड़ा, कैमरा लेकर खड़ा, वो दरबारी पढ़ता है। जो अगर पढ़ ले तो अमित शाह बोले, गृह मंत्री बोले, कोई मंत्री बोले तो पलटकर एक सवाल तो कर सको। जैसे बीबीसी की इस रिपोर्ट को अगर ये पत्रकार पढ़े होते तो ये सवाल करते जो आपकी स्क्रीन पर देखिए। वो कह रहा है कि कैग ने पहले ही चेतावनी साल 2025 में दे दी थी। साल 2025 की कैग रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि भंडारण क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और सरकार अपने घोषित लक्ष्यों से काफी पीछे है। यानी यह संकट अचानक नहीं, पहले से दिखाई दे रहा है। अगर एक रिपोर्ट अगर पत्रकार पढ़ी होती
तो जब गृह मंत्री अमित शाह ये बोल रहे थे कोई संकट नहीं, और जो मौजूदा युद्ध हुआ इसकी वजह से संकट है थोड़ा सा, तो ये बात बता देते कि कैग 2025 में क्यों कह रहा था कि 1/3 भंडारण खाली क्यों पड़ा है। और फिर गृहमंत्री अमित शाह ने आंकड़ों में उलझाया, उसके भी बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट आगे एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देती है, देखिएगा गौर से। वो कह रही है कि भारत 88% से ज्यादा तेल आयात करता है और खाड़ी पर बहुत निर्भर है। इसका बड़ा हिस्सा इराक, सऊदी अरब, यूएई जैसे मध्य पूर्वी देशों से आता है। इसलिए ईरान खाड़ी युद्ध या समुद्री तनाव भारत के लिए सीधा खतरा है। अब जरा गृह मंत्री अमित शाह को सुनते हैं कि कैसे वो इसको एक नया ट्विस्ट दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह अपने आसपास ये बात बता रहे हैं कि हमने कितना कुछ किया। फिलीपींस में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, श्रीलंका में सीमित पेट्रोल हो गया है, थाईलैंड घर से काम करने की सलाह दे रहा है, वियतनाम उड़ानों में कमी कर रहा है, बांग्लादेश बाइक के लिए सीमित ईंधन की बात कर रहा है, पाकिस्तान केवल 4 दिन की काम कर रहा है, और भारत में सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि नेतृत्व बहुत अच्छा है, रेशनल है। और गृह मंत्री अमित शाह ने थैंक यू मोदी जी कहते हुए फिर से ये बात कही कि ये जो हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी भारत को संभाल ले गए, ये तो एक तो 56 इंच नॉन बायोलॉजिकल महान जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नेतृत्व कुशलता है, पिछले 10 साल की तैयारी है। सुनिएगा। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है, और ये सफलता सिर्फ हौसले से नहीं होती है, इसके लिए 10 साल से प्लानिंग चला गया। अब 10 साल की तैयारी से अगर ये संकट टला है और बचा हुआ है भारत डूबने से, बर्बाद होने से, तो एक तो ये जो लाइन लगाए हैं इनको कौन बताएगा, और दूसरा ये कैग की रिपोर्ट 2025 में बीबीसी के मुताबिक क्यों ये बात कह रही थी कि आपका 1/3 खाली है और आप गंभीर संकट की दिशा में जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने यह बात कही कि भारत में पेट्रोलियम रिजर्व पहले 0 था, अब एलपीजी के लिए 40%, 98% रेलवे को बिजली पर शिफ्ट किया गया, अच्छी बात है। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि 2014 में भारत 27 देशों पर निर्भर था, 42 पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। खाड़ी देशों पर निर्भरता कम हुई है, कनाडा, अमेरिका, रूस जैसे तेल आयात हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह आ रही है, जिस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए, कि खाड़ी देशों से 11 दिन में जो सामान आ जाता था वो बाकी देशों से आने में 40 से 60 दिन लग रहा है। और तो और ये बारीकी गृह मंत्री जी आप इसको देश को क्यों नहीं बताते कि ईरान जब तेल भेजता था तो कहता था कि 60 दिन में आप पूरा रिफाइंड कर लो, बेच लो, रुपए में हमें देना और हमें देना मत, सामान हम ले लेंगे। उसके बाद जहां जहां से आपने तेल लिया है ये जो समझौता था ये टूटा कि नहीं टूटा। फिर वही बात कि जब महत्वपूर्ण सवाल आते हैं तो पत्रकार तैयारी नहीं किए होते हैं और नेता को पता होता है कि कितना बोलना और किस पर चुप रहना है। मिसाल के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला कि कुछ विपक्षी नेता अफवाह फैला रहे हैं, लोग सामान्य से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं, रोज 10 लीटर था अब टंकी फुल करा रहे हैं, और इसके बाद कह रहे हैं कि लोग पैनिक न करें, लाइन नहीं लगेगी, स्टॉक खत्म नहीं होगा, स्टॉक खत्म नहीं होगा। और फिर से अपनी स्क्रीन पर वो रिपोर्ट देखिए कि केवल 5 दिन का रणनीतिक तेल बचा हुआ। तो यह बीबीसी गलत या होम मिनिस्टर गलत, या जनता जो लाइन लगा करके बदहाल है, परेशान है वो गलत, या सरकार गलत, या सारी गलती अखिलेश यादव, राहुल गांधी और नेहरू की है। ये बात सोचनी होगी। लेकिन फिर भी कुछ तकनीकी पहलू हैं जिस पर बात होनी चाहिए। बात करना पड़ेगा कि इतने विपरीत संकट में 29 मार्च को अखिलेश यादव एक रैली कर रहे थे दादरी में, भाईचारा समानता रैली। राजकुमार भाटी की अगुवाई में एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्लान्ड थी। मोदी सरकार और योगी सरकार ने मिलकर उसके ठीक एक दिन पहले 28 तारीख को जेवर उद्घाटन में एक बड़ी रैली शुरू कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि गलगोटिया के उस प्रोफेसर का एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है कि सब लोग गलगोटिया वाले एक जगह हो जाओ, जेवर जाना है। और वो साफ तौर पर लिख रही हैं कि 28 तारीख को बस अरेंज होगी जो कैंपस से एयरपोर्ट जाएगी, और जो लोग वहां जाएंगे उनको 2 दिन के एडवांस अटेंडेंस मिलेगी। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ये गुजारिश करता हूं कि एक बार इसकी प्रामाणिकता को बता दो। सोशल मीडिया पर तो वायरल हो गया। ये वही मैडम है जो चीन के रोबोट को भारतीय बताकर बेच गई और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर गई। क्या ये सही है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी जवाब दे। अगर गलत है तो इसका भी जवाब दीजिए, खंडन कर दीजिए कि नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक भी बच्चा एयरपोर्ट के उद्घाटन में, जो कि मोदी और योगी का कार्यक्रम है, नहीं गया था। और अगर गया तो मोदी जी को चिंता है वोट बैंक की। 27 का चुनाव बिखर न जाए। वो केरल में भाषण दे रहे हैं, वो बंगाल जा रहे हैं, वो असम जा रहे हैं, और वो यूपी में भी शुरू कर दिए।
और गृह मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की बातें बोल करके जो संकट आया हुआ है उससे लोगों का ध्यान भटका लें। कैसे संभव होगा? आपकी प्राथमिकता ही चुनाव है और आप चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए कभी कर्मचारियों को, कभी अधिकारियों को, कभी सरकारी बसों को और अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ड्यूटी पर लगा रहे हैं, क्योंकि जनता तो आपके साथ खड़ी नहीं है। देश भर से ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जो बदहाली है, कैसे इनको रोकेंगे, जरा एक बार क्लियर बता दें। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, नमो 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 नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये गोरखपुर की एक शादी है दोस्तों, और गोरखपुर के जो सांसद है वो कहते हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर बहुत ज्यादा मिल रहा है। सांसद, मुख्यमंत्री, जितने भी लोग हैं सबका ट्वीट पढ़ेंगे तो बताएंगे ये लोग कि सिलेंडर हर जगह मिल रहा है, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन ये एक शादी है, शादी में देखिए कितने चूल्हे बनाए गए हैं और लकड़ी पे खाना बनाया गया है। 1 2 3 4 चूल्हा लगा करके तब जाके यहाँ पे खाना तैयार हुआ है। और इधर मात्र एक गैस, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है, लोग इस पे पूरी छान रहे हैं। तो ये स्थिति है और बड़ी बेसब्री से जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरीके की बात बोल देते हैं कि कोई सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। इन तमाम वीडियोस को देखने के बावजूद मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि धैर्य और संयम जरूर रखिएगा, अफवाहों पर ध्यान न दीजिएगा, पैनिक मत करिएगा। ये बात तो सही है सरकार से, लेकिन सवाल पूछना बंद मत करिएगा कि आपकी तैयारी क्या है, आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ है। और जब आपात स्थिति है तो उस आपात स्थिति में आपकी प्राथमिकता क्या है, चुनावी भाषण और रैली करना या देश के लिए ठोस रणनीति बनाना? आपकी अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।